नमस्ते बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। परमाणु की संरचना हम लोग आजकल इसके प्रश्न और उत्तर कर रहे हैं। एक सेशन हमने ऑलरेडी कर लिया है और मुझे उम्मीद है कि अब आप जैसे जैसे प्रश्न के उत्तर देख रहे हैं आपको टॉपिक और एक अच्छा क्लियर हो रहा होगा। तो टाइम है आज का सेशन स्टार्ट करने का और आज हम कौन से प्रश्न लेकर आ रहे हैं तो हम देखते हैं। पहला आज का हमारा जो प्रश्न है वो है क्लोरीन, सल्फर और मैग्नीशियम की परमाणु संख्या से आप इनकी संयोजकता कैसे प्राप्त कर सकते हैं। संयोजकता है ना वो कि हम क्या संयोजकता का सबसे पहले हम सोचना चाहिए संयोजकता क्या होती है। हम अपना क्या ये समझ लिया था कि हमारा जो हमने KLMN जो शेल्स का कॉन्फ़िगरेशन देखा था उसमें हमने एक तो ये चीज समझी थी कि एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, लेकिन हमने ये भी देखा था कि जो उनका लास्ट जो ऑर्बिट होता है उसमें एक 8 का हमने ये देखा था, ऑक्टेट रूल के बारे में समझा था। और ये भी हमें पता चला था कि इलेक्ट्रॉन्स का अगर यह इलेक्ट्रॉन्स नहीं, हम कहीं तत्व का एक टेंडेंसी होती है कि वो अपने शेल को कंप्लीट करना चाहते हैं। वो 8 अपने बाहर के शेल में इलेक्ट्रॉन्स वो एक उनका लेने की प्रक्रिया चलती है और उसमें वो या तो इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, लेते हैं या शेयर करते हैं, है ना। हमने संयोजकता में ये सब चीजें समझी थी। तो अब हम लोग देखते हैं जब वो कह रहे हैं क्लोरीन, सल्फर और मैग्नीशियम की परमाणु संख्या से आप इनकी संयोजकता कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो हम देखते हैं कैसे प्राप्त कर सकते हैं। क्लोरीन की जो परमाणु संख्या है वो है 17। इसका अर्थ क्या हुआ, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी होगी 17। क्लियर, जो परमाणु संख्या होती है वही इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। अब हम इसका KLM शेल में वितरण करेंगे तो हमारा क्या आ गया 2, क्योंकि K में 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं रख सकते, L में 8 से ज्यादा नहीं रख सकते तो 8। अब जो हमारा M है ये इसमें आया 7, 2 8 7 बन के मिला के हो गया 17। तो अब हम क्या है, जो लास्ट ऑर्बिट होता है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स का एक हमारा कॉन्सेप्ट है। तो अब हमारे कितना, एक इलेक्ट्रॉन की कमी बन रही है। तो इस कारण इसकी संयोजकता क्या होगी, 1, क्योंकि इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, तो अष्टक प्राप्त करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, इसलिए इसकी संयोजकता हो गई 1। अब हम लोग देखते हैं सल्फर, इसकी परमाणु संख्या 16 है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 16 होगी। हमने जब इसको KLM शेल में डिस्ट्रीब्यूट करा तो 2 8 और यहाँ आया 6। आपको पता चल गया संयोजकता क्या होगी, 8 के लिए 2 की कमी है तो हमारी इसकी संयोजकता हो गई 2। क्लियर। एक और देखते हैं मैग्नीशियम का, इसकी परमाणु संख्या 12 है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 12 होगी। डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 2 8 2। अब इसको, इसका क्या अर्थ हुआ, इसको 6 लेना तो डिफिकल्ट होगा, 2 देना इजी होगा। तो ये 2 का त्याग कर सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकता है। और हमने संयोजकता में देखा है कि या तो इलेक्ट्रॉन्स कितने लेकर वो अष्टक कंप्लीट कर सकता है या देकर अष्टक कंप्लीट कर सकता है। तो अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसका क्या है, अष्टक कंप्लीट हो गया। लास्ट ऑर्बिट में हमारे 8 इलेक्ट्रॉन है ना। तो ये 2 दे सकता है तो तब भी हम इसकी संयोजकता क्या कहेंगे, 2, क्योंकि हम फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ कि इलेक्ट्रॉन्स का लेना देना या शेयर करना ये आता है संयोजकता में। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है अपना अष्टक कंप्लीट करने के लिए, इसलिए इसकी संयोजकता मैग्नीशियम की होगी 2। क्लियर। अब हमारा एक और प्रश्न है, यदि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 है, प्रोटॉनों की संख्या भी 8 है, तब परमाणु की परमाणु संख्या क्या है, परमाणु का क्या आवेश है। तो हम परमाणु संख्या जानते हैं कि परमाणु संख्या इज इक्वल टू प्रोटॉनों की संख्या, है ना। तो अब जब हमारा प्रोटॉन की संख्या 8 है तो हमारा परमाणु संख्या भी क्या हो जाएगी, 8। क्लियर। अब हम देखते हैं परमाणु पे आवेश। आवेश हम जानते हैं प्रोटॉनों की संख्या माइनस इलेक्ट्रॉनों की संख्या।
अब प्रोटॉन की संख्या 8 है, इलेक्ट्रॉन की भी 8 है, तो 8 माइनस 8 0। तो क्या होगा इसका नेचर? उदासीन, कोई चार्ज नहीं होगा। आवेश क्या होगा? कोई आवेश नहीं होगा, तो ये उदासीन होगा, क्योंकि 8 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब हम देखते हैं आपकी बुक में, देखिए एक वो उन्होंने चार्ट दे रखा है 4.1, मैं आपको दिखाती हूँ, एक मिनट। ये देखिए आपकी बुक में ये चार्ट है पूरा 4.1, इसकी हेल्प से हमें निकालना है। तो हम अपना प्रश्न देखते हैं। इस सारणी की हेल्प से हमें की सहायता से ऑक्सीजन और सल्फर परमाणु की द्रव्यमान संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम इसमें हम जानते हैं द्रव्यमान संख्या जो होती है वो प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। मैं चाहती हूँ कि जब आप ये प्रश्न मेरा देख रहे हैं तो 1 मिनट पॉज करके अपनी बुक खोल लीजिए, वो सारणी अपने सामने रख लीजिए, क्योंकि वो इतनी बड़ी एक है कि मैं इसको यहाँ पे डिस्प्ले नहीं कर सकती हूँ साथ साथ। तो और फिर आप उसके साथ मैच कर लीजिएगा। तो प्लीज इस क्वेश्चन के लिए आप बुक पास में रखिएगा। तो आप अपनी सारणी से चेक कर लीजिएगा। तो हमने ये देखा है कि इसमें जब हम ये देखते हैं तो यहाँ पे ऑक्सीजन और सल्फर परमाणु का द्रव्यमान हमें कैलकुलेट करना है। तो ऑक्सीजन परमाणु की द्रव्यमान संख्या के लिए हम सारणी को देखकर हम पता कर हमें चल जाता है प्रोटॉनों की संख्या 8 है और न्यूट्रॉनों की भी संख्या 8 है। तो प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या मिला के हमारा क्या हो गया? 16। ठीक है। ये आ गया हमारा द्रव्यमान का। तो यहाँ पे आप संख्या में यू नहीं लगाइएगा, ये मिस्टेक है। हम क्योंकि जब हम द्रव्यमान लिखते हैं तब हम एटॉमिक मास यूनिट करते हैं, यहाँ पे संख्या में हम यू नहीं लिखेंगे, ये यू नहीं आएगा। तो प्लीज इसको कट कर दीजिए यू को। तो 8 + 8 16, 16 यू हो गई। सो 8 + 8 16 यू हो गई। अब सल्फर परमाणु का द्रव्यमान संख्या, ये भी हमारा क्या आएगा? प्रोटॉन की संख्या 16 है, न्यूट्रॉन की संख्या 16 है, और इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे वो हो गई 32। तो यहाँ पे भी ये यू कट कर दीजिए, प्रोटॉनों की संख्या में हम खाली नंबर लिखते हैं। अब एक और बहुत अच्छा प्रश्न है ये, इसको आप जरा अच्छी तरीके से समझिएगा। चिन्ह एच, डी और टी के लिए प्रत्येक में पाए जाने वाले 3 अवपरमाणु कणों को सारणीबद्ध कीजिए। एच, डी और टी ये क्या है? हमने आइसोटोप्स के बारे में पढ़ा था, है ना? तो यहाँ पे देखिए, अब ये जो है ये आ गया, एच हो गया आपका प्रोटियम, और आपका ये जो है जो डी है ये आ गया ड्यूटेरियम, और टी जो है ये आ गया ट्राइटियम। हमने आइसोटोप्स का पढ़ा था ना। तो अब यहाँ पे देखते हैं, अब जब कह रहे हैं अब परमाणु की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों की बात कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए, हम आपको याद है ना, हमने जब पढ़ा था एच का, तो यह हमारा कैसे चलता है आइसोटोप्स में? एच का 1H1, फिर आ गया 2H1 और ये आ गया 3H1। और आपको याद होगा जब मैंने एक सिंबल का आपको बताया था, तो ऊपर हमारा होता है द्रव्यमान और नीचे हमारा क्या होता है? हमें वहां पे हमें प्रोटॉन के संख्या के बारे में मालूम होता है ना? तो यहाँ पे अब देखें तो इसको देखकर हमें से क्लियर हो जाता है कि यहाँ पे इसका द्रव्यमान तो 1 है, और यहाँ से हमें पता चल जाता है प्रोटॉन जो है वो 1 है ना? प्रोटॉन 1 है, और जितनी प्रोटॉन की संख्या होती है उतनी इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। तो इसलिए प्रोटॉन 1 है तो इलेक्ट्रॉन भी 1 होगा। अब हमारा आ रहा है 1 and 1, है ना? तो हम क्या करते हैं, हमें जब इसका जब हमें न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी होती है तो मास, ये मास है, तो मास में से हम जो आपकी प्रोटॉन की संख्या उसे माइनस कर देते हैं। तो 1 - 1 क्या हो जाएगा? 0। तो हमारी न्यूट्रॉन की संख्या आ गई।
ऐसी ड्यूटेरियम में हम देखते हैं यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या तो हमें पता चल रही है 1 है, तो इलेक्ट्रॉन की भी संख्या 1 होगी क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है, लेकिन चार्ज अपोजिट होते हैं। अब हमें न्यूट्रॉन की निकालना है। अब मास मालूम है तो 2 - 1 = 1। क्लियर? अब हमारा ट्राइट्रियम का देखते हैं, तो ये आ गया 3 और यहाँ आ गया 1, तो ये आ गई 1 प्रोटॉन की संख्या, तो प्रोटॉन 1 है तो इलेक्ट्रॉन 1 है। अब हमें न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है, तो 3 - 1 = 2। ये हमने एक करे थे ना प्रश्न, जिसमें हमें द्रव्यमान हमें मालूम था और प्रोटॉन का नंबर मालूम था, न्यूट्रॉन निकालना था। तो हम मास में से क्या करते हैं, जो प्रोटॉन होता है उसको माइनस कर देते हैं, और दूसरे वे में देखें तो मास हमारा क्या हो गया, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन = मास, है ना। तो बस ये एक फॉर्मूला है, तो यहाँ पे इसको आप इस प्रकार जो हमारे अपरमाणु कणों को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये समझ लीजिए, अगर आपको एक प्रोटॉन संख्या मालूम है और अगर आपको मास मालूम है, तो आप बहुत कुछ चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और जो प्रश्न है वो है, समस्थानिक और समभारिक के किसी एक युग्म का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। तो समस्थानिक हम पहले देखते हैं क्या है, एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, समस्थानिक कहलाते हैं। यह हमने अभी जैसे हमने अभी हाइड्रोजन का देखा था, ऐसे ही ये कार्बन का भी यही है ना। तो यह हमारा ये देख रहे हैं, हमारी जो परमाणु संख्या हमें समान मिल रही है लेकिन द्रव्यमान संख्या हमें डिफरेंट मिल रही है। तो अब हम लोग इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हमें लिखना है, तो हम किसको कंसिडर करेंगे, हम 6 को कंसिडर करेंगे ना, क्योंकि ये हमें प्रोटॉन नंबर बता रहा है और प्रोटॉन नंबर इजिकल टू इलेक्ट्रॉन नंबर। तो यहाँ और हम जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं वो हम इलेक्ट्रॉन्स का लिखते हैं। तो हमें इलेक्ट्रॉन का के कितना हमें पता चल गए, 6 हैं। तो जब हम इसका विन्यास लिखेंगे तो 2 और 4। तो याद रखिए, जो विन्यास का अर्थ है KLM शेल में कैसे हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो इसका अर्थ हुआ। अगर विन्यास है तो वो मीन्स है हमें KLM शेल्स में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं उसको हमें डिस्क्राइब करना है। तो यहाँ पे भी अगर हम इसका देखें, इस आइसोटोप का C14 6 का, तो हमें तब भी हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 4 मिलेगा। अब हम लोग देखते हैं संभारिक का। संभारिक अलग अलग तत्वों के परमाणु जिनका द्रव्यमान समान लेकिन परमाणु संख्या भिन्न होती है, संभारिक कहलाते हैं। जैसे हम देख रहे हैं कैल्शियम और आर्गन का। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या है, इनका जो द्रव्यमान है वो समान है लेकिन हमें परमाणु संख्या जो है वो भिन्न मिल रही है। तो अब जो हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे वो हम करेंगे 20 और 18 का, क्योंकि ये है परमाणु संख्या। तो 20 को हम कैसे ब्रेक करेंगे, 2 8 8 2। के शेयर में 2 आ सकते हैं मैक्सिमम, एल में हमारे 2 आ सकते हैं। सो बच्चों कैल्शियम का हम देखते हैं 20 है, तो यहाँ पे KLM शेल में उसका डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉनिक होगा 2882। यहाँ पे आप लोग को एक आएगा कि M में तो हमारा थर्ड शेल है, तो हमारा मींस 18 हमारे आ सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ये 10 क्यों नहीं लिखा। तो इसमें जैसे आप देख रहे हैं ना कि हम जैसे जैसे आगे चल रहे हैं हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स नए नए पता चल रहे हैं। तो ये भी एक हमारा जो ऑक्टेट रूल का एक डिटेल में चलता है, जिसके और सब शेल्स का एक थ्योरी चलती है, उसके कारण हमारा जो एक उसका कैल्शियम का जो डिस्ट्रीब्यूशन आता है वो इस वे में आता है। तो ये अभी आपके कोर्स में नहीं है तो हम आपको उतना डिटेल में नहीं जा रहे हैं, लेकिन आपका प्रश्न है तो आपको ये बता रहे हैं कि KLM और N शेल में हम जो कैल्शियम के दो बाकी के 2 इलेक्ट्रॉन्स को रखेंगे। सो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एक आपका ये एक, जब हम केमिस्ट्री में और हम थ्योरी पढ़ेंगे कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स का ऑर्बिट में डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तब आपको क्लियर होगा सीनियर क्लासेस में 11 12 में। तो अभी आप इतना ही जान लीजिए। अब जो हम देखते हैं आर्गन का, ये 18 है।
तो ये हमारा क्लियर, हमारा KLM शेल में हो गया 2 8 8 8 क्लियर। सो यहाँ पर और इसमें बस कैल्शियम का मैं आपको ये थोड़ा सा एक बताना चाह रही हूँ कि हमारा जैसे ऑक्टेट रूल होता है, जिसमें हमारा होता है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन का हमारा कॉन्सेप्ट होता है, और इस जिससे हमें पता चलता है कि उसका क्या बैलेंसी होगी। तो यहाँ पे अगर हम 10 करेंगे तो हमारा वो ऑक्टेट रूल का कॉन्सेप्ट में एक मैच करना पड़ता है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, जो आप सीनियर क्लासेस में समझेंगे। तो बच्चों, आज हम लोगों ने आगे के और प्रश्न और उत्तर देखे। थोड़े से आपका एक मैं कहूंगी आउट ऑफ द कोर्स आपको ये कैल्शियम का दे दिया गया था, कोई बात नहीं, लेकिन आपको हमने उत्तर बता दिया है। और कोशिश ये करें कि अब जितने आपके प्रश्न हैं, जो हम एक आपको जो एक बता रहे हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इतने हैं, इलेक्ट्रॉन्स इतने हैं, आप क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, तो आप समझिए जरूर, लेकिन उसके बाद सामने वो प्रश्न रख के खुद पेंसिल से उसको सॉल्व करिए। क्योंकि हमें चीज समझ में तो आ जाती है, लेकिन जब हम लिखने जाते हैं तो हमें बहुत और क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आते हैं। तो उनकी जरूर प्रैक्टिस करें, और कहीं कोई डिफिकल्टी है, यू कैन आस्क मी थ्रू द ऐप, कि आप जो ऐप यूज कर रहे हैं आज का, उसमें आप क्वेरी पूछ सकते हैं। आपको कहीं कुछ एक कहीं आपको लग रहा है कि ये चीज क्लियर नहीं है, तो आप हमसे बात कर सकते हैं और हम उसको और सॉल्व करेंगे। एक और सेशन है जिसमें मैं अभी आपके जो प्रश्न बचे हुए हैं चैप्टर के, वो मैं डिस्कस करूंगी। तो नेक्स्ट सेशन में फिर मिलते हैं। बाय।